Welcome, welcome back students in the e-learning platform GS College of Commerce Varda. I am Assistant Professor Amol Patil. Welcome you all. So today we are discussing a basic concept of income tax. Okay, तो आज हम बीकॉम सेकंड ईयर फोर्थ सेम के लिए इनकम टैक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिलेबस और उसका पेपर पैटर्न क्या रहता है ये सभी चीज़ें समझा के दिया हूँ। ठीक है, आज हम उसके जो बेसिक कंसेप्ट है, देखो इनकम टैक्स पढ़ना है तो उसके लिए थोड़ा बेसिक कंसेप्ट हमें आने चाहिए, तो इसीलिए आज हम पूरा का पूरा बेसिक पार्ट जो भी रहेगा, ठीक है, जो हमें न्यूमेरिकल में आएगा वो सब बेसिक कंसेप्ट आज हम ये वीडियो लेक्चर में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है आपके लिए कि इनकम टैक्स होता क्या है और उसको चार्ज कौन करता है। ठीक है, तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि इनकम टैक्स जो रहता है वो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 246 ये सेक्शन में उनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को हम क्या किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स चार्ज करने का ये चार्ज करने का एक प्रोविजन उसमें दिया है। ठीक है, कि जो भी हमें इनकम कमाती है इस इनकम पर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स के अंदर हम दो टाइप का इनकम टैक्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक होता है, मैं कल भी बातों में आपको बताया था सिलेबस के अंदर कि दो टाइप का इनकम टैक्स हमारे पास है, एक है डायरेक्ट इनकम टैक्स और एक इनडायरेक्ट इनकम टैक्स। ठीक है, तो हम जो भी ये करेंगे इनकम मतलब जो भी डिस्कस करेंगे या जो भी इस सेम में पढ़ने वाले हैं वो सब रिलेट करेगा डायरेक्ट इनकम टैक्स से। ठीक है, तो डायरेक्ट इनकम टैक्स में क्या क्या आता है तो उसके कुछ बेसिक प्रोविजन है, जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक में, हमारा टॉपिक किसके लिए है, बीकॉम फोर्थ सेम के लिए, सी और डी के लिए इनकम टैक्स सब्जेक्ट है और उसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक में क्या, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स में सबसे पहला कंसेप्ट आता है व्हाट इज द असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये असेसमेंट ईयर क्या होता है, तो असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे अप्रैल एवरी ईयर। ठीक है, जो भी एवरी ईयर है जो कितने महीने का होता है असेसमेंट ईयर, 12 मंथ का होता है। ठीक है, और जो असेसमेंट ईयर हमेशा शुरू होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ओके, और इसमें हम जो प्रोविजन करेंगे असेसमेंट ईयर में, ठीक है, ये क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हमने लिया था, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे हम इस साल क्या करेंगे, वो जो भी प्रॉफिट हमने अर्न किया था उसको हम क्या करेंगे, टैक्स ए ईयर में क्या करेंगे, हम उसको चार्ज करेंगे, इसीलिए हमको उसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर। सेक्शन 29 में ये इनकम टैक्स के सेक्शन 29 में ये इसकी डेफिनेशन गिवन। ठीक है, शॉर्ट में आपको समझाता कि असेसमेंट ईयर होता क्या, तो असेसमेंट ईयर ऐसा ईयर होता है जिस ईयर हम प्रॉफिट कमाते हैं उसके दूसरे ईयर में हम उसके क्या करते हैं, उस कमाए हुए प्रॉफिट पर टैक्स चार्ज करते हैं, उस ईयर को कहा जाता है असेसमेंट ईयर। ठीक है, समझा असेसमेंट ईयर, सादी सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि असेसमेंट ईयर होता क्या है, तो एक ऐसा ईयर होता है कि जो भी प्रॉफिट आप कमाने वाले हैं वो प्रॉफिट का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में उसका असेसमेंट करेंगे, उस पर इनकम कितना आता है वो चार्ज करेंगे, उसको हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। जैसे कि हमारे लिए ये असेसमेंट ईयर क्या रहेगा, हमारे लिए असेसमेंट ईयर है 2021। हमारा जो असेसमेंट ईयर है हर एग्जाम्पल में आपको यही गिवन रहेगा 2020 और 2021। ठीक है, तो ये हमारा असेसमेंट ईयर है, मतलब ये असेसमेंट ईयर में हम प्रॉफिट कब कमाया होगा कि उसके अगले साल। ठीक है, जो भी साल कंप्लीट हुआ है उसके साल के अंदर हमने क्या किया, प्रॉफिट कमाया है। और क्योंकि प्रॉफिट कब कमाते, कब आपको पता चलता कि प्रॉफिट आपने इतना कमाया है, ठीक है, ईयर एंड होने के बाद। तो ईयर एंड होने के बाद जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते उसके लिए इनकम टैक्स उसके अगले साल चार्ज होता है, इसीलिए हम इस साल को क्या कहते हैं, असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन हमेशा ध्यान में रखिए कि असेसमेंट ईयर द पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी ईयर, 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। सेकंड है हमारे पास प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो सिंपल प्रीवियस ईयर में ध्यान रखना कि जो ईयर में आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को अर्न कर रहे हैं, वो ईयर को हम क्या करेंगे, उस ईयर को हम क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर कहेंगे। सेक्शन नंबर इनकम टैक्स सेक्शन
3 में ये इसकी डेफिनेशन गिवन है कि व्हाट इज प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मीन्स इनकम अर्न द फाइनेंशियल ईयर। जिस ईयर में हम क्या करेंगे, इनकम अर्न करेंगे, उस ईयर को हम क्या करेंगे, उस ईयर को हम क्या कहेंगे, प्रीवियस ईयर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कब इनकम कमा रहे हैं, तो हमारे इनकम कमाने का जो ईयर था वो है 2019-20 और हम टैक्स कब अर्न कर रहे हैं 2020-21। यही हमारा बेसिक असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अगले जो भी एग्जाम्पल हमारे चलेंगे पूरा का पूरा ये असेसमेंट ईयर और ये प्रीवियस ईयर पर हमारा एग्जाम्पल चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 बातें आपके लिए क्लियर कर दी है, एक है असेसमेंट ईयर और एक है प्रीवियस ईयर। ये सब इसीलिए पहले क्लियर करने की जरूरत है क्योंकि ये सभी आपको सामने आएगा। ठीक है, जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक के अंदर आपको असेसमेंट ईयर गिवन रहेगा, प्रीवियस ईयर गिवन रहेगा, पर आपको नहीं समझेंगे कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। इसीलिए हम इसका पहले ही क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम इसको देख रहे हैं कि असेसमेंट ईयर क्या रहता है और प्रीवियस ईयर क्या रहता है। ठीक है, तो 2 बातें हमने आज पढ़ ली। कौन सी, असेसमेंट ईयर कौन सा ईयर होता है, जिस ईयर के अंदर आप टैक्स की प्रोविजन करते हैं उस ईयर को कहा जाएगा असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर जिस ईयर के अंदर आप इनकम कमाते हैं, अर्न करते हैं, उस ईयर को कहा जाएगा प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 2(9), सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 और इसका चार्जिंग सेक्शन क्या है, सेक्शन 3। ठीक है, और हमारे लिए असेसमेंट ईयर क्या रहेगा 2020-21 और यहाँ पर 2019-20। ठीक है, इसका मतलब 2020-21 से हमारा असेसमेंट ईयर रहेगा, यानी कि शुरू हुआ है और ये कंप्लीट हुआ वाला कौन सा 2019-20 से हमारा क्या रहेगा प्रीवियस ईयर। ओके, क्लियर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है व्हाट इज पर्सन। पर्सन क्या होता है, तो पर्सन के अंदर ये टोटल 7 हेड आते हैं। ठीक है, पर्सन मतलब क्या है, तो ये जो भी 7 हेड आएंगे उसको हम क्या कहेंगे, पर्सन कहेंगे। जैसे कि इंडिविजुअल मतलब सिंगल पर्सन। ठीक है, उसके बाद HUF का मीनिंग होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, किसी की फैमिली रहती है तो वो फैमिली कहाँ पर चले जाएंगे, इसमें चले जाएंगे। उसके बाद कंपनी, उसके बाद आएगा फर्म, यहाँ पर आएगा फर्म। ठीक है, फर्म आता है, कंपनी आती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन आता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आती है। ठीक है, लोकल अथॉरिटी आती है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी इस पर्सन के अंदर आते हैं। ओके, ठीक है, तो पर्सन क्या होता है कि ये जो 7 डेफिनेशन हमें दिया है, 7 टाइटल दिया है, इसको हम क्या कहेंगे, पर्सन क्या हेड में कहेंगे। ठीक है, कौन से इंडिविजुअल, ठीक है, HUF, कंपनी, फर्म, AOP मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन और BOI मतलब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, उसके बाद आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठीक है, ये जो अंदर आए वो सभी के सभी किसके अंडर में आएंगे, पर्सन के अंडर आएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा रहेगा ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या होता है, तो ग्रॉस टोटल इनकम मतलब डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C और 80U माइनस होने से पहले जो भी इनकम आएगा उस इनकम को हम क्या कहेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 5 हेड गिवन है। कितने, 5। नंबर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, सेक्शन 15 इनकम टैक्स के सेक्शन है, सेक्शन 15 में आएगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 22। ठीक है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेक्शन 45(1). ठीक है, उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेक्शन 28 और उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 56। ठीक है, ये हमारे कुछ सेक्शन रहेंगे। आपको इसको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा लॉजिकल बेस है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा। इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि टोटल ग्रॉस इनकम मतलब ये जो 5 हेड होते हैं, ये 5 हेडों से जो भी टोटल निकलेंगे उसको हम कहेंगे क्या, ग्रॉस टोटल इनकम। पर ध्यान में बात ये रखना कि उसमें से डिडक्शन माइनस होने नहीं चाहिए। ठीक है, जो भी डिडक्शन हमें मिलने वाले, डिडक्शन क्या रहेंगे, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। पहले इतना आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या, तो ये जो 5 हेड रहते हैं, ठीक है, ये 5 हेड में जो इनकम टोटल कैलकुलेट होती है उसको कहा जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, तो सबसे पहले हम हेड डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इनकम फ्रॉम सैलरी और सेक्शन 15 कैसे याद रखना है। ठीक है, तो जब भी इनकम फ्रॉम सैलरी का मीनिंग क्या होता है, जो भी सैलरी पर्सन है,
जो भी दूसरे के तरफ कंपनी बोलो या एक एजुकेशन सोसाइटी बोलो या कोई भी एक सोसाइटी बोलो, वहाँ पर काम करते हैं और उसको मंथली बेसिक क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, उसको कहा जाए वो कौन से हेड में आएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर में आएंगे। जैसे कि हम देखेंगे टीचर है, ठीक है, वो कहाँ पर आते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर आते हैं। डॉक्टर है, जो भी हॉस्पिटल है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे काम करने वाले जो भी डॉक्टर्स है वो कहाँ पे आएंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में आएंगे, ठीक है। और उसका सेक्शन याद कैसे रखना है आपको कि सेक्शन 15 मतलब क्या होता है कि जब भी आपको सैलरी गिवन होती है, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सैलरी आपको मंथ के 15 तारीख तक मिलती है, ठीक है, कितने, मंथ के 15 तारीख तक मिलती है। इसीलिए सैलरी का सेक्शन क्या रहेगा, सेक्शन 15, ठीक है। कैसे याद रखना कि सैलरी जो है हम कब मिलती है, मंथ के 15 तारीख को हमें सैलरी मिलती है, इसका मतलब उसका सेक्शन क्या रहेगा, सेक्शन 15, इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, एक कोई पर्सन है, उसके पास एक से ज्यादा हाउस है, ठीक है, ये टॉपिक हम अभी शुरू भी करने वाले हैं नेक्स्ट बेसिक होने के बाद। एक पर्सन है, उसके पास क्या है, उसके पास क्या है, एक से ज्यादा हाउस है, ठीक है, या एक ही हाउस है, उसमें बहुत बड़ा हाउस उसके पास है, तो वो क्या करता है, अपना जो बड़ा हाउस है वो पूरा का पूरा ऑक्यूपाई नहीं करता, उसमें से कुछ जो रूम्स बोलो या कुछ जो हाउस बोलो वो क्या करता है, रेंटल पे दे देता है, ठीक है। इसका मतलब रेंटल पे जब वो हाउस देता है, इसका मतलब वो क्या करता है, इनकम जनरेट करता है, और इनकम जनरेट करने के बाद उस इनकम कर उसको क्या लगते हैं, इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। तो इनकम टैक्स सेक्शन 22 क्या बोलता है, इनकम टैक्स के सेक्शन 22 में कि आपके पास अगर एक से ज्यादा हाउस है या आपके पास एक से मतलब हाउस एक ही है पर बहुत बड़ा हाउस है और आप उसको जब रेंट पे देते हैं तो उसका कैलकुलेशन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आता है। तो हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन ध्यान में कैसे रखना, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ। जैसे कि हमारे पास हाउस है, जैसे कि हमारे पास क्या है, हाउस है, ठीक है, ये हमने हाउस बनाया, ठीक है। हाउस में जाने के लिए क्या किया, हमारे पास एक रास्ता है, हाउस में जाने के लिए हमारे पास क्या है, एक रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है, हाउस में जाने के लिए हमारे पास क्या है, एक रास्ता है, ठीक है। ये अगर आप गौर से देखोगे तो क्या मेंशन हो रहा है, घर का रास्ता कहाँ पर है, ये जो है आप कौन से इसमें जा रहा है, 2-2, ठीक है। इसको अगर आप अच्छे से देखेंगे कि न्यूमेरिकल में कौन सा है, 2-2, ठीक है। इसका मतलब आपको चार्जिंग सेक्शन याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका है। एक तो क्या, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन क्या रहेगा, घर का रास्ता, इसका मतलब 22, ठीक है। जब आपको इसको देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, 22 न्यूमेरिकल नंबर बना रहा है, तो इसका मतलब घर का रास्ता मतलब क्या, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इसका चार्जिंग सेक्शन रहेगा, ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ठीक है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का मीनिंग क्या होता है कि अभी कोई पर्सन क्या रहता है, जो भी प्रॉफिट कमाते हैं वो क्या करते हैं, बिल्डिंग परचेस कर ली उसको बेच दिए, ठीक है, कुछ प्लॉट परचेस कर लिया उसको बेच दिए, कुछ मशीनरी परचेस कर ली उसको बेच दी, ठीक है। इसका मतलब असेट्स को परचेस करते हैं और परचेस करने के बाद कुछ समय अपने पास रख के फिर उसको बेच देते हैं, ठीक है। या सोना खरीदा, अभी सोना कम हुआ क्या, खरीद लिया और बढ़ने के बाद बेच दिया, ठीक है। शेयर्स खरीदे, क्या कम हो गए, ले लिए और बढ़ने के बाद बेच दिए। इसका मतलब हम जब भी असेट्स वो सिक्योरिटी में हो या फिजिकल फॉर्म में हो, उसको जब खरीदते और बेचते हैं, ठीक है, उस केस को हम कहते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। क्या कहते हैं उनको, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इसका चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45। उसको कैसे याद में रखना कि अभी आप देखो कि इनकम कैपिटल गेन में आपके पास हाउस है, हाउस का चार्जिंग सेक्शन क्या है, हाउस का चार्जिंग सेक्शन है 22। इस पे हमने क्या किया, 2 रुपीज प्रॉफिट किया, 2 रुपीज प्रॉफिट ऐड मतलब डबल प्रॉफिट कमाया और 2 रुपीज प्रॉफिट करके प्रॉफिट एक ही बार ऐड किया। इसका मतलब चार्जिंग सेक्शन हमारे पास क्या रहेगा, 45(1). चार्जिंग सेक्शन हमारे पास क्या रहेगा, 45(1). इसके डबल करो मतलब 22। इसका मतलब हमारे पास प्रॉपर्टी थी, कौन सी हाउस प्रॉपर्टी, उसका चार्जिंग सेक्शन क्या है 22 इंटू 2 रुपये हमने प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब कितने हो गए 45, और प्रॉफिट एक ही बार कमाया, इसका मतलब क्या हो गया 45। तो ये इसका चार्जिंग सेक्शन है, ठीक है। नहीं भी आपने ध्यान में रखा चार्जिंग सेक्शन, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। पर जब भी आप ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का भी कैलकुलेशन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस का मतलब होता है कि बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब होता है कि जब आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस के अंडर आप प्रॉफिट कमाते हो, वो सभी के सभी कैलकुलेशन कहाँ पर आता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में। और प्रोफेशन मतलब क्या है, तो बहुत लोगों का ये प्रोफेशन रहता है, जैसे कि वकील है तो वो किसी वकील जो भी है वो किसी अदालत में अगर खुद से उसने अपना एक इंडिविजुअल क्या बना लिया, खुद का एक क्या बना लिया, ऑफिस बना लिया और वहाँ पे वो प्रैक्टिस करता है, इसका मतलब उसको जो कैपिटल मतलब प्रॉफिट अर्न होगा वो आएगा प्रोफेशन। एक टीचर है, उसने क्या किया, कॉलेज में पढ़ाने से अच्छा उसने अब खुद का कोचिंग क्लास ओपन कर दिया, ठीक है। ओपन करने के बाद वो वहाँ से प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब उसका क्या है, प्रोफेशन है, ठीक है। एक कोई अदर डॉक्टर होता है, ठीक है, वो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या दूसरे की तरफ सैलरी एज ए सैलरी काम ना करते हुए खुद का एक डॉक्टर मैंने अपना क्या बना लिया, एक दवाखाना हॉस्पिटल बना लिया और उसमें वो क्या कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, इसका मतलब वो कहाँ पर आएगा, प्रोफेशन में आएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रोफेशन रहते हैं, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन जो भी है, इससे भी जो भी प्रॉफिट रिलेट होता है उसको कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसका चार्जिंग सेक्शन कैसे ध्यान में रखना, वी अल्फाबेट्स पे कितने नंबर पर है, 2, बी अल्फाबेट्स पे कितने नंबर पर है, 2, ठीक है। और टोटल यहाँ पर अल्फाबेट्स कितने हैं, 8, इसका मतलब उसका चार्जिंग सेक्शन क्या रहेगा, चार्जिंग सेक्शन 20, क्या रहेगा, चार्जिंग सेक्शन 20। कैसे याद किया, बिजनेस का भी सेकंड नंबर पे आता है अल्फाबेट्स में, इसीलिए उसका 2। और टोटल जब आप उसका ये करेंगे, टोटल यहाँ पर कितने कैरेक्टर है, तो 8 कैरेक्टर है, इसका मतलब क्या है, 8, ठीक है। इसका मतलब इसका चार्जिंग सेक्शन क्या रहेगा, 28। ये रहेगा हमारे। बहुत ऐसे आसान ट्रिक आपको मिलेंगी। आपको एक ही काम करना है कि जो भी हमारे वीडियो बनते हैं उसको रेगुलर बेस पर देखना, ठीक है। अगर आप उसको रेगुलर बेस पे देखते हो तो मैं आपको बोलता हूँ इनकम टैक्स आपका इतना मजबूत हो जाएगा कि उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। कोई भी इनकम टैक्स का आपको कोई भी पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है, या उससे रटने की जरूरत नहीं रहेगी। मैं आपको आसान तरीके से उसको ऐसी चीज़ों में समझा दूंगा कि जैसे आपको लगेगा कि ये इतना मतलब इनकम टैक्स कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं, ओके। उसके बाद हम देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, अदर सोर्सेज का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अदर सोर्सेज का मीनिंग होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कि जब भी आप इनकम कैलकुलेट करते हैं, अगर ये 4 हेड के अंदर जो इनकम नहीं आता वो सभी का सभी इनकम कहाँ पर कैलकुलेशन हो जाता है, सभी नहीं, कुछ इनकम कहाँ पर कैलकुलेशन हो जाता है, अदर सोर्सेज में। तो आप बोलेंगे सर ऐसा कौन सा इनकम है जो अदर सोर्सेज में कैलकुलेट होता है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि जैसे कि आपने क्या किए, फ्लक्चुएशन जो भी स्पेकुलेशन होता है उसमें, जैसे कि घोड़ी की रेस लगी थी, उसने आपने क्या कर दिया, कुछ पैसे लगा दिए और आपका वो जो भी घोड़े की रेस थी वो घोड़े ने खुद मतलब जो भी घोड़े पे आपने रेस लगाई थी वो घोड़ा रेस जीता, ठीक है। उसका मतलब आपको क्या मिलने वाले, पैसे मिलने वाले, तो वो कौन सी इनकम हो गई, वो हो गई अपनी अदर इनकम, ठीक है, उसको हम कैजुअल इनकम कहते हैं। उसके बाद हमको क्या किया, लॉटरी लग गई, ठीक है, तो लॉटरी भी जो भी मिलेगी वो सभी के सभी कहाँ पर आएंगे, अदर सोर्सेज में आएंगे, ठीक है। तो ऐसा जो इनकम है जो ये 4 हेड के अंदर नहीं आता, कौन से, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेज के अंदर नहीं आते हैं, ये चारों हेड के अंदर नहीं आता, वो सभी हेड कहाँ पर कैलकुलेट कवर होंगे, अदर सोर्सेज में कवर होंगे। और उसका चार्जिंग सेक्शन याद कैसे रखना, अदर के कितने वर्ड्स है, कितने अल्फाबेट्स है, ठीक है, 5, इसका मतलब कितना है 5, और सोर्सेज के कितना है, यस जोड़ कितना है 6, इसका मतलब 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका चार्जिंग सेक्शन याद रखेंगे 56, तो अदर सोर्सेज का चार्जिंग सेक्शन मिलेगा 56। तो हमें कौन से ये टॉपिक के ये ईयर के लिए हमारे पास बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हम 3 ही टॉपिक है हमारे पास, कौन से, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 3 हेड हमारे सिलेबस में गिवन है और इसको ही हम पढ़ने वाले हैं और इस पर ही हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है। तो ग्रॉस टोटल इनकम एक ऐसा इनकम होता है, ये जो 5 भी हेड है इसको क्लब करके इसकी टोटल करके, पर एक बात ध्यान में रखना कि डिडक्शन माइनस होने नहीं चाहिए, ठीक है। डिडक्शन माइनस होने के पहले जो इनकम आएगा उसको हम कहेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर, ये हो गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम की डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम असेसी। तो असेसी क्या होता है, ठीक है।
पर्सन और असेसी दोनों में ये रहेगा। तो असेसी एक ऐसी चीज, असेसी एक ऐसी पर्सन होती है, क्या करती है, जिस पर टैक्स चार्ज किया जाता है, जो टैक्स देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, असेसी कहते हैं। ठीक है, उसके डेफिनेशन भी हमने बनाई है। इन एन असेसी इज एनी इंडिविजुअल हु इज लायबल टू पे टैक्स द गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी काइंड्स ऑफ इनकम अर्न। ठीक है, जो भी इनकम अर्न करेगा, ठीक है, इसकी जो भी चीजें है, मतलब प्रोडक्ट बेच रहा, उसकी इनकम अर्न करेगा। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, हम असेसी कहेंगे। सिंपल में ध्यान में रखना है कि असेसी क्या होता है। तो असेसी एक ऐसा पर्सन होता है जिसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। क्या पड़ता है, जिस पर टैक्स चार्ज होता है, जिसको टैक्स देना पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे, असेसी कहते हैं। ओके, तो ये हमारे पास, और पर्सन और असेसी में ये फर्क ध्यान में रखना कि जितने भी पर्सन है वो सभी के सभी असेसी रह सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, कि जितने भी असेसी है वो सभी के सभी पर्सन रह सकते हैं, बट एवरी पर्सन इज नॉट असेसी। उसका एक टोकन नाम ध्यान में रखना कि एवरी असेसी इज अ पर्सन। एवरी असेसी इज अ पर्सन मतलब हर असेसी एक पर्सन रह सकता है, क्योंकि असेसी मतलब क्या, जिस पर टैक्स चार्ज होता है, तो इसमें से कोई रहेगा। एक तो इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकती है, फर्म हो सकती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, इसमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, बट ये जो पर्सन है, ऐसा नहीं कि इन सभी का अगर इंडिविजुअल है तो उसको टैक्स लगेगा ही, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए उसको कहा जाता है कि एवरी असेसी इज अ पर्सन, बट एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी। ठीक है, इजंट असेसी मतलब हर पर्सन एक असेसी नहीं रह सकता। ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ बेसिक जो भी चीज़ें आई थी इनकम टैक्स के अंदर वो हमने यहाँ पर देख ली है, और यहाँ पे हमारे सभी टाइप एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करेंगे कि असेसमेंट ईयर क्या है। तो असेसमेंट ईयर एक ऐसा ईयर होता है जिस ईयर के अंदर हम टैक्स की क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, टैक्स की प्रोविजन करते हैं, उसको कहते हैं प्रोविजन। मतलब टैक्स को क्या कहते हैं, टैक्स जो भी टैक्स है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं हम, असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, तो जो इनकम हमने कमाई है असेसमेंट ईयर पे टैक्स लगाई है, तो जो इनकम हमने जिस साल में कमाई है उस ईयर को हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर कहते हैं। पर्सन का मतलब क्या है, ये जो सात जो ये रहेंगे वो सभी पर्सन के अंदर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है। तो ग्रॉस टोटल इनकम मतलब ये जो 5 हेड गिवन है, ये 5 हेडों के अंदर जो भी टोटल निकलेंगी, बट ध्यान में ये बात रखनी है कि उस पर डिडक्शन माइनस नहीं होने। ठीक है, डिडक्शन मिलती है हमको कौन से, 80C to 80U तक डिडक्शन क्या होती है क्या नहीं, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बाद में हम उसको अच्छे से आपको, उसके लिए हमारे पास एक यूनिट ही दिया है। ठीक है, उसको समझेंगे। इतना अभी आपको ध्यान में रखना है कि ग्रॉस टोटल इनकम में ये जो हेड गिवन है, ये सभी को हमने क्लब करने के बाद जो भी टोटल आएंगी उसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। और आखिरी में हमने देखा है असेसी का मतलब हमने क्या देखा है, एक ऐसा पर्सन होता है असेसी जिस पर हम क्या करते हैं, टैक्स चार्ज करते हैं। ठीक है, जिस पर टैक्स चार्ज होता है उसको हम कहते हैं असेसी। ठीक है, और पर्सन क्या है, तो एक इंडिविजुअल बोलो, एचयूएफ बोलो, कंपनी बोलो, फर्म बोलो, तो ये सब क्या किसके अंडर हेड में आते हैं, पर्सन के हेड में आते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो भी बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं वो सभी बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे से रिवाइज कर ले, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नया चैप्टर शुरू करेंगे, पहला यूनिट नंबर 3, कौन सा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, आज के लिए हमारे ये वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। आप एक ही काम करो, रेगुलर बेसिस पे जितने भी वीडियो बनते हैं उसको अच्छे से देखो, यानी कि आपकी आइडिया जो है वो क्लियर होती जाए। ओके, बाकी हम अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।